नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्ञान अंतरा। तो हम लोग साइंस के एमसीक्यूज़ कवर कर रहे थे यूपी पीईटी और रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। उसी क्रम में पार्ट नंबर 2 आज हम लोग कवर करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके साइंस के बार बार जो पूछे जाते हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। आपको बताना है आज हम लोग 20 क्वेश्चन जो कि कवर करेंगे उनमें से कितने क्वेश्चन आपने सही उत्तर दिए हैं। साथ ही साथ जो लोग यूपी पीईटी और रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, पीडीएफ कोर्स अगर आप लेना चाहें तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ पे जानकारी आप पूरी ले सकते हैं। पहला प्रश्न है अपना, जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों, जीवों और वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है आपका इकोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना उत्तर हो जाएगा, इकोलॉजी आंसर हो जाएगा अपना। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीवन नहीं था। 4 आपके यहाँ पे युग दिए गए हैं। एक है आपका मीजोजोइक काल, एक है एजोइक काल, एक है कैम्ब्रियन और एक है पैलीजोइक काल। तो इन 4 में से आपको बताना है कि जीवन किस युग में नहीं था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो अपना एजोइक काल है उसमें कोई भी जीवन नहीं था। ठीक है, क्या आंसर होगा अपना एजोइक काल या फिर प्राग जैविक काल इसको कहा जाता है। और इस काल को आर्कियन काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें चट्टानों में जो जीवाश्म थे उनका पूर्ण रूप से अभाव था, आप इतना मान लें। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किसने किया था। जो म्यूटेशन की थ्योरी थी ये किसने प्रस्तुत की थी। तो दोस्तों ह्यूगो डी ब्रीच नामक वैज्ञानिक ने उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया था। क्लियर। किसने प्रस्तुत की थी, ह्यूगो डी ब्रीच नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया था, उत्परिवर्तनवाद दिया था। ठीक है, चलिए 1 माइक्रोन कितना होता है, आपको आंसर देना है। 1 माइक्रोन आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा या फिर बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा, क्या उत्तर होगा। तो दोस्तों 1 माइक्रोन में होता है 1/1000 मिलीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना उत्तर हो जाएगा, 1/1000 मिलीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्परिवर्तन का कारण क्या है। ठीक है, बताइए उत्परिवर्तन का कारण क्या है इन 4 में से। क्रोमोसोम में परिवर्तन, जीन में परिवर्तन या फिर डीएनए में परिवर्तन। तो उत्तर क्या हो जाएगा अपना, उपर्युक्त सभी, यानी कि ये तीनों रीज़न है उत्परिवर्तन की, यानी कि म्यूटेशन के। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैलिएंटोलॉजी अध्ययन है किसका। पैलिएंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है पैलिएंटोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, यानी फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। क्लियर। और अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है अस्थियों का अध्ययन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा, मीजोजोइक काल को। ठीक है, मीजोजोइक काल को डायनासोरों का सुनहरा काल कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ठीक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई थी। तो दोस्तों प्रोकैम्बियन महाकल्प में हुई थी जीवन की उत्पत्ति। ऑप्शन नंबर ए अपना उत्तर हो जाएगा, इसमें हुई थी जीवन की उत्पत्ति। आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज कौन थे। तो दोस्तों आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज थे क्रो मैग्नन मानव। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर होगा, क्रो मैग्नन मानव ये थे आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई थी। तो दोस्तों प्लायोसीन युग में हुई थी मानव की उत्पत्ति। ठीक है, किस युग में हुई थी मानव की उत्पत्ति, प्लायोसीन युग में। ये सारे क्वेश्चन आपके पीईटी साथ ही साथ रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम, ठीक है, आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक क्लियर। साथ ही साथ दोस्तों आप 20 क्वेश्चन हम लोग आज कवर कर रहे हैं। तो 20 में से जितने भी क्वेश्चन के आप सही उत्तर देंगे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 20 में से इतने क्वेश्चन हमने सही उत्तर दिए हैं। चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की थी। क्वेश्चन नंबर है अपना, चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सबसे पहले किसने की थी। तो दोस्तों क्रो मैग्नन मानव ने सबसे पहले चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी की थी। ऑप्शन नंबर ए अपना उत्तर हो जाएगा।
आयोडीन युक्त नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका रहती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको आयोडीन का बताना है, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए अपना उत्तर हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि के कार्य का नियमन करना। क्लियर। चलिए, तो थायराइड ग्रंथि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, ठीक है, थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है उसकी कमी हो जाती है, जिससे घेंघा रोग हो जाता है। अब थायराइड ग्रंथि कहाँ रहती है? तो गले में रहती है, एच आकार की। ठीक है, इस प्रकार की रहती है ये, इस प्रकार की। क्लियर। चलिए, मानव विकास कहाँ पे हुआ था? एवोल्यूशन ऑफ मैन कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों मध्य एशिया में हुआ था मानव विकास। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? मध्य एशिया में मानव विकास हुआ था। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें कंफ्यूज भी होते हैं कई लोग, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो गोरिल्ला आंसर हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर बी। किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस रोग गर्भपात कर सकता है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं अपनी। इसका आंसर होगा RH प्लस पति तथा RH माइनस पत्नी। ठीक है, इस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस रोग गर्भपात कर सकता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो दोस्तों इसमें पाई जाती है लोह, Fe+ पाई जाती है। क्लियर। साथ ही साथ दोस्तों Fe की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया नामक रोग हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात करें तो Cu पौधों में श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, और इसकी कमी से पौधों में स्तंभों का डाइवैक रोग हो जाता है। जो ये Cu दिया है ना, डाइवैक रोग हो जाता है पौधों में, इंसानों में नहीं, पौधों में। गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम किस प्रकार से रहता है? तो दोस्तों गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम रहता है रेखाकार। क्लियर। AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है। AB रुधिर वर्ग का ब्लड किसको दिया जा सकता है? तो सिर्फ AB को ही दिया जा सकता है। क्लियर। तो इसको क्या कहा जाता है? AB ब्लड ग्रुप को कहा जाता है दोस्तों यूनिवर्सल एक्सेप्टर ग्रुप। ठीक है, सर्वग्राही ग्रुप कहा जाता है। यानी कि A का ब्लड भी ले सकता है AB, B का भी ले सकता है, O का भी ले सकता है, और AB का तो ले ही सकता है। लेकिन दे किसको सकता है? सिर्फ AB सिर्फ AB को ही दे सकता है। क्लियर। निम्नलिखित में से लिंग संलग्न रोग कौन सा है? क्षय रोग, धनुजांघता, वर्णांधता, या फिर निकट दृष्टता। इनमें से आपको बताना है लिंग संलग्न रोग कौन सा है। चलिए जल्दी से बताएं, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस आपका लिंग संलग्न रोग है। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन है कि क्षय रोग। ठीक है, टीबी किससे होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। ठीक है, और BCG का टीका लगता है इसके लिए, बैसिलस कालमेटिक यूरेन इसका फुल फॉर्म होता है। विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों विलियम हार्वे हैं रक्त परिसंचरण की खोज के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, रक्त परिसंचरण की खोज के लिए हैं विलियम हार्वे प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर सी अपना उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए हैं आज। मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके PET और RRC ग्रुप D एग्ज़ाम के लिए। मैं आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। साथ ही साथ जो लोग नोट्स लेना चाहें आपके रेलवे ग्रुप D एग्ज़ाम, साथ ही साथ UPSSC एग्ज़ाम्स के लिए, स्पेशली PET लेखपाल एग्ज़ाम के लिए, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। उस पर मैसेज करके आप डेमो वगैरह देख सकते हैं। और हमारी जो PDF स्टोर है डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी भी लिंक मिलेगी, वहाँ पर जाके डायरेक्ट आप उन नोट्स को बाय कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।